यूनिवर्सिटी। अब आगे। जब वह लड़की देखती है कि उसके कहने के बावजूद भी मीरा ने अभी तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है तो वह खुद जाकर उसे कंधे से पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने कर देती है। एक पल को तो अपने सामने खड़ी सादगी से भरी मीरा की खूबसूरती में वह लड़की भी खो गई थी। पर जब वो अपने सेंसेज में वापस आई और उसने देखा कि उसके साथ बच्चों की रैगिंग कर रहे उसके दोस्त भी उस लड़की को ही ऊपर से नीचे घूर घूर कर देख रहे हैं और उनकी आंखों की चमक उस लड़की की खूबसूरती को साफ साफ बयां कर रही थी, तो यह सब देखकर उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर एक जलन सी महसूस हो रही थी। आखिरकार हो भी क्यों ना वह अपने आप को इस यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की मानती थी। रिया मेहरा शहर के नामी गिरामी परिवारों में से एक मेहरा खानदान की इकलौती लाडली बिगड़ी हुई औलाद, जिसे सब कुछ बचपन से ही चांदी की थाली में सजाया हुआ मिला है और माँ बाप के लाड प्यार ने इन्हें और ज्यादा बिगाड़ दिया है, इसलिए यह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। जब उससे मीरा को सबसे इतना अटेंशन मिलता देख रहा नहीं गया तो उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए मीरा की कलाई पकड़ उसे बाकी बच्चों की तरफ धक्का दे दिया। यह सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। मीरा जो कब से अपनी भूरी चमकीली आंखों से अपने सामने खड़े अजीब से लोगों को देखने में बिजी थी, एकदम से धक्का खाने पर समझ नहीं पाई और अपने मुंह के बाल गिरने को हुई तभी किसी ने उसकी बाजू से पकड़कर संभाल लिया। जब उसने सिर उठाकर सामने देखा तो एक लगभग उसी की उम्र की लड़की उसे बाजू से पकड़कर सीधा खड़े करने में मदद कर रही है। उसने उसे थैंक यू बोला और मुड़कर पीछे देखा जहां रिया अपने बाजुओं को फोल्ड करें उसे अपनी तीखी नजरों से घर रही थी। मीरा ने सोचा था कि आज उसका पहला दिन है और वह यहाँ बिना किसी की नज़र में आए शांति से निकल जाएगी, पर उस लड़की ने मीरा को धक्का दे उसके दिमाग में शांत बैठे लिटिल डेविल को जगा दिया था। रिया मीरा को घूरते हुए पास में रखी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और मीरा को अपने हाथ की उंगली से इशारा कर अपने पास बुलाती है। मीरा भी एक छोटे आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुपचाप उसके पास चली जाती है। वहां खड़े सभी बच्चों को यह सोचकर डर लग रहा था कि आगे उस इनोसेंट सी लड़की के साथ क्या होने वाला है। रिया व्हाट्स योर नेम? मीरा जी मीरा। रिया व्हाट मीरा? यहाँ भजन कीर्तन करने आई हो क्या? यह बात उसने डिस्कस सा चेहरा बनाते हुए कही थी। यह बात सुन रिया के बाकी के 4-5 दोस्त आपस में हाई फाई देकर मीरा के नाम का मजाक बनाने लगे। यह सुनकर मीरा की नाक और गाल गुस्से में लाल हो गए। उसने आगे रिया से क्रॉस क्वेश्चन करते हुए पूछा, वैसे आप बता सकती है कि आपका नाम क्या है? इससे पहले कि रिया इसका कुछ जवाब देती उसके पास में खड़ा उसका दोस्त रॉकी बोल पड़ता है, रिया मेहरा नाम है इसका। आखिरकार मेहराए को कौन नहीं जानता। रॉकी की बात सुन रिया घमंड भरी स्माइल के साथ मीरा को देखने लगती है, पर मीरा की अगली बात सुन उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी जगह गुस्सा ले लेता है। मीरा पाप को नहीं लगता इंडियन सीरियल्स में भी ज्यादातर विलेंस का नाम रिया ही होता है, ना। वो घमंडी लड़की जो घरों में क्लेश करवाती है और बसे बसाए घर उजाड़ देती है। मीरा की बात सुन वहां खड़े सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उन्हें इस इनोसेंट सी दिखने वाली लड़की से इतने बोल जवाब की उम्मीद नहीं थी। वही रिया गुस्से से तिल मिला रही थी, उसकी इससे ज्यादा बेइज्जती आज से पहले कभी नहीं हुई थी। वह गुस्से में खड़ी होती है और मीरा का हाथ पकड़ उसे मोड़ देती है, जिस वजह से मीरा के मुंह से दर्द के कारण आह निकल जाती है, क्योंकि उसने उसी जगह से पकड़ा था जहां से कल उसका हाथ चला था और उसके इतने जोर से पकड़ने पर वहां से जली हुई चमड़ी उखड़ गई थी। रिया आगे गुस्से में कहती है, बहुत शौक है ना तुम्हें यह अपनी जुबान चलाने का। मैंने सोचा था हल्की फुल्की रैगिंग करके छोड़ दूंगी, पर तुम्हें शायद यह हजम नहीं होगा, तो लो भुगतो अब। यह बोल वह अपने पास खड़े समीर को पास में ही पड़े एक केन की तरफ इशारा करते हुए से लाने का बोलती है। समीर वो केन लाकर चुपचाप रिया के सामने रख देता है। उसे गेम के अंदर पड़े हुए कलपेट को देखते हुए सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। टीना रिया को पूछती है, रिया तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो? डोंट टेल मी कि तुम इसका चेहरा इससे रंगना चाहती हो, यह ज्यादा हो जाएगा। डोंट डू दिस, लेट इट गो।
रिया वो जस्ट शट अप टीना। यह कोई मजाक नहीं है कि कोई भी आकर रिया मेहरा की बेइज्जती कर कर चला जाए, अंजाम तो अभी इसे भुगतना ना ही पड़ेगा। यह कहते हुए वह मीरा के दोनों हाथ कसकर पकड़ लेती है और उसका चेहरा सामने की तरफ करते हुए रॉकी को उस पर ब्लैक पेंट डालने के लिए कहती है। यह देख वहां खड़े सभी बच्चे भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ चमत्कार हो जाए और मीरा इन लोगों से बच जाए। पर इसके एकदम उलट मीरा शांति से अपने सामने खड़े समीर और उसके हाथ में पकड़े हुए ब्लैक पेंट के केन को देख रही थी। फिर अपने हाथों को देखते हैं जिसे रिया ने पीछे से मजबूती से पकड़ रखा था। इस तरह से वह ठीक मीरा के पीछे खड़ी थी। मीरा मन ही मन कुछ सोचती है और फिर मुस्कुरा देती है। समीर रिया के इशारे पर मीरा पर पेंट डालता है और सब बच्चे डर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वह बस मीरा के चीखने का इंतजार कर रहे थे, पर यह क्या चीख की आवाज तो आई थी पर किसी और की। जब वो आंखें खोलते हैं तो उनके सामने का नजारा देखकर अपना पेट जोर जोर से पकड़कर हंसने लगते हैं, क्योंकि उनके ठीक सामने रिया पूरे ब्लैक पेंट से रंगी हुई मुंह खोले गुस्से में खड़ी थी और इस रूप में वह सच में किसी सीरियल की डायन लग रही थी। और उसके पास में खड़े होने के कारण कुछ कलर रॉकी के चेहरे और कपड़ों पर भी लग गया था। ठीक उनके सामने समीर अपने मुंह पर हाथ रखे रिया और रॉकी को बेचारी नजरों से देख रहा था। टीना भी अपने मुंह पर हाथ रखे बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकने की कोशिश रही थी। वहीं मीरा साइड में खड़ी होकर अपना पेट पकड़े जोर जोर से हंस रही थी। दरअसल जब समीर मीरा पर पेंट डालने वाला था तब मीरा ने अपना हाथ मोड़कर गछुड़ा लिया था और साइड में हो गई थी। इस वजह से सारा पेंट रिया और उसके पास में खड़े रॉकी पर गिर गया था। मीरा अपना पेट पकड़े हुए ही अपनी हंसी रोकते रिया को नीचे से ऊपर इशारा करते हुए कहती है, हा मैंने नहीं कहा था। हा आप सच में इंडियन सीरियल की विलेन लगती हो। हा और अभी तो काली डायन लग रही हो, काली डायन। हा। और अपनी लास्ट बात कहते हुए वह एक बार फिर अपना पेट पकड़ते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। उसी के साथ वहां खड़े सब बच्चों की भी हंसी वहां गूंज जाती है। अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद रिया गुस्से में उबल जाती है और समीर पर चिल्लाते हुए कहती है, समीर रॉकी टीना, जल्दी से जल्दी इस लड़की को पकड़ो, आज ये यह से बचकर नहीं जानी चाहिए, जल्दी। इसी के साथ वह खुद भी समीर, रॉकी और टीना के साथ मीरा की ओर दौड़ लगा देती है। मीरा उनको अपनी तरफ आता देख जल्दी से अपनी किताबें उठाती है और अपनी डिपार्टमेंट की तरफ भाग जाती है। पर अभी भी उसकी हंसी बंद नहीं हुई थी। वह जोर जोर से हंसते हुए कॉरिडोर से होकर गुजरते हुए जा रही थी और उसके पीछे काले पेंट में रंगे हुए रॉकी, रिया और समीर चारों उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। मीरा को पकड़ने के चक्कर में रिया और रॉकी ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि पेंट में रंगे हुए होने के कारण वो जहां कहीं से भी गुजर रहे वह खड़े लोग उनका मजाक उड़ाते हुए हंस रहे। वो तो सिर्फ मीरा को पकड़ने में बिजी थी। मीरा कॉरिडोर में से टर्न लेकर जल्दी से साइड में बने क्लासरूम में घुस जाती है। लकीली वह क्लास उसी की थी जहां अंश लास्ट बेंच पर बैठे कब से उसके आने का इंतजार कर रहा था और साथ में कई बच्चे भी अपनी अपनी सीट पर बैठे प्रोफेसर के आने का इंतजार कर रहे थे। मीरा जल्दी से क्लास में घुसते हुए अंश के पास जाकर बैठ जाती है, पर दौड़ने के कारण अपनी फूली हुई सांसों को शांत करने की कोशिश करती है। उसके इस तरह से क्लास में आने के कारण सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। पर जो बात ध्यान देने लायक थी वो यह थी कि वह अंश के पास जाकर बैठी है। सब बस आंखें फाड़े अंश को देख रहे थे, जो सिर्फ अपनी साइड में खाली पड़ी सीट पर किसी लड़की को बिठाया ही नहीं था बल्कि उसकी पीठ सलाहकार उसको शांत करने की कोशिश भी कर रहा था। उसके चेहरे पर फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। उन्होंने इससे पहले अंश को कभी किसी लड़की के इतना क्लोज नहीं देखा था। यह उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। जब अंश देखता है कि मीरा अब शांत हो चुकी है तो वह पानी की बोतल उसे देते हुए अपनी फिक्र भरी आवाज में उससे एक पर एक सवाल करने लग जाता है। क्या हुआ मीरू, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और इतना हाफ क्यों रही हो और इतनी देर तुम थी कहाँ? एक मिनट, तुम कोई चोरी तो नहीं करके आई हो ना, या फिर से किसी से लड़ाई करके आई हो? अरे बोलो ना, बोल क्यों नहीं रही हो? अंश के सवाल पूछने पर मेरा को एक बार फिर रिया और रॉकी का चेहरा याद आ जाता है और वो उनका चेहरा याद कर अंश का कंधा पकड़कर जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसकी हंसी पूरी क्लास में गूंज रही थी। पूरी क्लास उन दोनों को हो देख रही थी
उन्हें मीरा हंसते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। अंश मीरा को जवाब न देता पाकर फिर से पूछने के लिए अपना मुंह खोलता। उससे पहले ही उसे किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, जो मीरा का नाम लेकर चिल्ला रही थी। ये और कोई नहीं रिया ही थी, जो मीरा के पीछे पीछे अपने सभी दोस्तों के साथ आ चुकी थी। रिया के इस तरह चिल्लाने पर क्लास में बैठे सभी बच्चों का ध्यान उसके तरफ चला जाता है। किसी लड़की और लड़के को अपने सामने काले पेंट में रंगे हुए देखकर पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, पर फिर उसकी हालत देखकर उन सब को भी हंसी आ जाती है और वह भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अंश, जो कब से अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था, वह एक बार उन सबको देखता है और मीरा की तरफ देखकर अपनी एक आईब्रो उसका देता है, जैसे पूछ रहा हूं क्या यह सब तुमने किया है। मीरा बस उसके सवाल के जवाब में अपना सर हिला देती है, क्योंकि वह अभी भी कोई जवाब देने की हालत में नहीं थी। वह बस उनको देखकर कंटिन्यूसली हंसी जा रही थी। अब तो हंस हंस का उसका पेट भी दर्द होने लग गया था और ज्यादा हंसी के कारण उसकी आंखों में भी पानी आ गया था। उसका जवाब आकर अंश उसे हाई फाई दे हंसने लग जाता है। रिया जब सबको अपनी तरफ देख हंसता पाती है, तो एक बार तो उसे समझ में ही नहीं आता है कि यह सब हो क्या रहा है। पर जब वह अपने आप को देखती है, तब उसे रियलाइज होता है कि वह पेंट में रंगी हुई मीरा को पकड़ने के लिए उसके पीछे आ गई थी। उसे अब अपने इस तरह मीरा के पीछे भागने पर पछतावा हो रहा था, पर वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। खैर, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता था। पर रिया आज मीरा को छोड़ने के मूड में नहीं थी। वह सबको नजरअंदाज करते हुए गुस्से में मीरा की तरफ बढ़ जाती है और मीरा को बाजू से पकड़ उठाकर उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। उससे पहले ही अंश उसका हाथ पकड़ लेता है। रिया जब देखी है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में उस इंसान को कुछ कहने वाली होती है, पर जब वह साइड में मुड़कर देखती है तो डर के कारण उसका शरीर कांप जाता है। साइड में अंश उसका हाथ पकड़े हुए अपनी दहकती हुई आंखों से उसे ही देख रहा था। उसके गुस्से का अंदाजा उसके माथे और हाथों की तनी हुई नसों से लगाया जा सकता था। वह बहुत गुस्से में रिया के हाथ को घूर रहा था, जो थप्पड़ मारने के लिए मीरा पर उठाया गया था। रिया को अंश के वहां होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसके लिए यह किसी शौक से काम नहीं था। पूरी क्लास भी अंश का ये नया रूप देखकर हैरान थी। उन्होंने आज तक अंश को इतने गुस्से में नहीं देखा था। हाँ, उन्होंने शिवाक्ष के गुस्से के बारे में बहुत सुना था, पर अपने सामने अंश को इस रूप में देखना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वह हमेशा से हर बात को शांति से ही सॉल्व करने वाला इंसान था। सबके लिए यह आज शौक था। अंश रिया का हाथ गुस्से में झटकते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, Dare you to touch her and I will chop your every finger by my own hands. उसकी आवाज बेहद शांत मगर डरवानी थी। एक पल तो मेरा भी उसका यह रूप देखकर डर गई थी, पर उसे पता था कि अंश उसके लिए कितना पैसिव है। पर फिर भी वह नहीं चाहती थी कि अंश अपने गुस्से में किसी को भी नुकसान पहुंचाए, इसलिए वह जल्दी से उसे शांत करने के लिए हग कर लेती है और उसकी पीठ रब करते हुए कहती है, Calm down अंशु, calm down. It's nothing, just let it go. पर अंश का सारा ध्यान तो अपने सामने खड़ी डरी सहमी रिया पर था, जो डर से कांप रही थी और उसके तीनों दोस्त उसे शांत करने में मदद कर रहे थे। तभी उन्हें प्रोफेसर की कड़क आवाज सुनाई देती है। क्या हो रहा है यह? पर प्रोफेसर की आवाज सुन सब उनकी तरफ देखने लग जा है। वो प्रोफेसर मिजाज की बहुत कड़क थी, साथ ही स्टडीज और डिसिप्लिन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट भी। रिया उनके बारे में जानती थी, इसलिए उसे उन्हें देख एक आइडिया आता है और वो जल्दी से उनके पास चली जाती है। वो प्रोफेसर यानी मिसेस संगीता बजाज अपने सामने काले पेंट से रंगी लड़की को देख हैरान हो जाती है, पर जल्दी से अपने आप को शांत करके रिया से पूछती है कि उसे यह क्या हुआ है। रिया, मैम, जब मैं अपनी सीट की तरफ जा रही थी तो वो लड़की मीरा, उसने मुझ पर यह पेंट गिरा दिया और फिर अंश का सहारा लेकर मुझे डरा रही है। रिया के इशारे पर रॉकी भी अपना सिर हाँ में हिला देता है। उसके इतनी सफाई से झूठ बोलते देख सब हैरान थे, पर वो रिया को अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि वो इसी क्लास की स्टूडेंट थी। मिसेस संगीता एक बार रिया की तरफ देखती है और फिर मीरा की तरफ देखकर पूछती है,
क्या तुम वही स्टूडेंट हो जिसने आज ही से ज्वाइन किया है? इस पर मीरा अपना सिर जल्दी से हाँ में हिला देती है। प्रोफेसर, और क्या यह पेंट तुमने रिया पर गिराया है? इस पर मीरा अपना सिर जल्दी से ना में हिला देती है और कहती है प्रैक्टिकली नॉट। उसका साथ देते हुए अंश भी कहता है, अंश, यस मैम, यह मीरा ने नहीं किया। मिसेस संगीता, आई डिडंट आस्क यू अंश। एंड मीरा, व्हाट्स योर मीन बाय प्रैक्टिकली नॉट? मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले, क्योंकि एक तरह से तो रिया पर कलर उसकी वजह से ही लगा था। इससे पहले वो कुछ जवाब देती रिया बोल पड़ती है, देखा मैम, आपने इसके पास अब कोई जवाब नहीं है। अंश, जस्ट शट अप। यह बात उसने बहुत गुस्से में कही थी। एक बार को तो रिया भी डर गई थी, फिर भी वो हिम्मत करके कहती है, वाई शुड आई शट अप? शी शुड अपोलोजाइज फर्स्ट और एल्स। अंश, और एल्स वॉट? प्रोफेसर जब देखती है कि अब बात ज्यादा ही आगे बढ़ रही है और अब इसमें अंश राजवंश भी शामिल था, तो वो मीरा, रॉकी और रिया को डीन ऑफिस में आने का बोलकर बाहर चली जाती है। डीन ऑफिस का नाम सुनते ही रिया के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वही रिया और अंश एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए। उनके चेहरे पर दुनिया जहां की टेंशन थी, जैसे यह सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। रिया मीरा के चेहरे पर डर देखकर रॉकी को अपने साथ ले डीन ऑफिस की तरफ चली जाती है। वही मीरा और अंश अपने हाथों के नाखून चबाते हुए कभी एक दूसरे को देखते तो कभी दरवाजे को। मीरा, डीन ऑफिस मतलब कंप्लेंट। अंश, और कंप्लेंट मतलब बात पेरेंट्स तक जाना। मीरा, पर हमारा सब कुछ तो वो ही संभालते हैं और उनके रहते कोई बात पेरेंट्स तक पहुंचेगी नहीं। अंश, मतलब भाई को पहले दिन ही तेरी कंप्लेंट जाएगी। मीरा, और वो मेरी बात भी नहीं सुनेंगे और नहीं मुझ पर ट्रस्ट करेंगे। आखिरी लाइन कहते कहते मीरा के आंखों में पानी आ गया था। भले ही वो कितनी भी स्ट्रांग क्यों न हो, पर वो शिवाक्ष से बहुत डरती थी। पहले ऐसा नहीं था, पर इतने सालों से एक दूसरे से ज्यादा बातचीत न होने के कारण वो अपने आप को शिवाक्ष के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। ऊपर से शिवाक्ष अपने रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट था और ऊपर से मीरा के हिसाब से वो शिवाक्ष के लिए इतनी स्पेशल भी नहीं थी जिसके लिए वो अपने रूल्स तोड़े। इसलिए उसने सोच लिया था कि उसे जो भी पनिशमेंट मिलेगी वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी। कम से कम इस तरह कोई बात उसके घर तक तो नहीं पहुंचेगी और न ही उसके बड़ी मम्मी और बड़े पापा परेशान होंगे। यही सब सोचकर और अंश को कुछ भी न करने का बोलकर वो डीन ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अंश को भी शिवाक्ष का गुस्सा झेलना पड़े। कुछ देर बाद डीन ऑफिस में इस वक्त डीन की चेयर पर वाइस प्रिंसिपल मैम बैठी थी, और वो इसलिए क्योंकि आज डीन स्कूल नहीं आए थे और उनकी एब्सेंस में कॉलेज का चार्ज वाइस प्रिंसिपल के पास ही था, जो मिसेस बत्रा थी। उनके ठीक सामने रिया और रॉकी चेयर पर बैठे थे। रिया और रॉकी ने अब तक अपने आप को साफ कर चेंज कर लिया था। साथ ही वहां पर महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हुए लेडी भी बैठी थी, जो लगभग 40-45 साल की रही होगी, और उनके चेहरे पर घमंड साफ नजर आ रहा था। यह मिसेस मेहरा थी, जिन्हें रिया ने फोन करके बुला दिया था। थोड़ी देर बाद डोर पर नॉक होता है और वाइस प्रिंसिपल की परमिशन से मीरा अंदर एंटर करती है। जब मीरा अपने सामने देखती है तब उसे एक पल के लिए अजीब सा लगता है, क्योंकि जहां तक उसे पता था उसके साथ रिया और रॉकी को भी पनिशमेंट के लिए बुलाया गया था, राइट? पर वो तो आराम से बैठे अपने सामने रखे स्नैक्स को एंजॉय करते हुए वाइस प्रिंसिपल मैम से बातें कर रहे थे। यह देखकर तो मीरा का सर ही चकरा जाता है। जब मीरा का ध्यान अपने सामने बैठी मिसेस मेहरा पर जाती है तो एक पल के लिए वो सकपका जाती है, क्योंकि मिसेस मेहरा उसे जाने ले लेने वाली नजरों से घूर कर देख रही थी। मीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। वो सच में बहुत कंफ्यूज थी, पर उसका कंफ्यूजन जल्द ही दूर होने वाला था। जब वाइस प्रिंसिपल मैम की नज़र मीरा पर पड़ती है तो वो उससे कड़क आवाज में पूछती है, तो तुम ही हो मीरा, अ न्यू स्कॉलरशिप स्टूडेंट? मीरा इस बात पर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। वाइस प्रिंसिपल मैम को मीरा के बारे में पता था, क्योंकि उन्होंने मिसेस मेहरा के कहने पर मीरा की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। वाइस प्रिंसिपल जानती थी कि मिसेस मेहरा क्या पावर होल्ड करती है।
और अगर उनको अपनी नौकरी से प्यार है तो वो सच में उनके खिलाफ नहीं जा सकती है। इसलिए उन्होंने इस मैटर में पूरी तरह से रिया का साथ देने का फैसला किया था। इसके बदले उन्हें मिसेज मेहरा से बहुत सारे एक्सपेंसिव पर्क्स भी मिलने वाले थे। और वैसे भी जितना उनको मीरा के बारे में पता था उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही नॉर्मल था। और अगर उसके साथ अगर कुछ गलत होता भी है तो शायद ही वो या उसकी फैमिली कॉलेज के खिलाफ कुछ कर पाएगी। पर वो एक बात नहीं जानती थी और वो था मीरा का राजवंश खानदान के साथ कनेक्शन। डीन ऑफिस। वाइस प्रिंसिपल अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए मीरा से पूछती है, तुमने यह सब रिया और रॉकी के साथ क्यों किया है? मीरा इस तरह उनके डायरेक्ट सवाल करने पर हैरान थी। उसे लगा था कि उससे इस मैटर के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, पर यह क्या यहाँ तो उससे बिना कोई सवाल जवाब किए ही दोषी ठहरा दिया गया था। उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जब वाइस प्रिंसिपल देखती है कि मीरा ने उनके सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है तो वह अपना सवाल वापस दोहराती है। इस बार मीरा अपनी सोच से बाहर आती है और कहती है कि इसमें उसकी पूरी गलती नहीं थी। पहले इन्हीं लोगों ने उसकी रैगिंग करने की कोशिश की थी और जब वो उनसे बचने के लिए ट्राई कर रही थी तब वह काला पेंट इनके ऊपर गिर गया। वाइस प्रिंसिपल में उसकी बात सुन मैसेज मेहरा की तरफ देखती है जो उन्हें आंखों से ही वार्निंग दे रही थी। वह अपने गले से तुक गटकते हुए आगे मीरा से कहती है, पर क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इन लोगों ने तुम्हारी रैगिंग की है? मैं रिया को अच्छी तरह से जानती हूँ, वह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मीरा उनकी बात सुन पहले तो घबरा जाती है क्योंकि उसके पास सच में कोई सबूत नहीं था, पर फिर उल्टा उन्हीं से सवाल करते हुए कहती है, तब तो मैम उनके पास भी कोई सबूत होना चाहिए कि मैंने ही इनके ऊपर वह पेंट गिराया था। इनके पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं है। रिया मीरा से मिलने के बाद इतना तो जान गई थी कि वह कोई ना समझ लड़की नहीं है जो आसानी से उसके जाल में फंस जाएगी, इसलिए उसने सब चीज़ों का इंतजाम पहले कर रखा था। वह मीरा और वाइस प्रिंसिपल के बीच चल रही बातों को रोकते हुए कहती है, किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है? इतना कहकर वह किसी को कॉल कर वाइस प्रिंसिपल ऑफिस में आने का कहती है। थोड़ी देर बाद ऑफिस का गेट खुलता है और समीर के साथ टीना अंदर आती है। उसी के साथ पीछे एक लड़का भी था जिसे मीरा ने पहले कभी देखा नहीं था। मीरा उन सबको देखकर कुछ सोच ही रही थी। तब तक उसे रिया की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, मैम यह मेरे दोस्त हैं, समीर और टीना है। जब कॉरिडोर में मीरा ने मुझ पर पेंट गिराया था तब यह लोग वही थे। क्योंकि यह मेरे दोस्त है तो शायद मीरा उनके कन्फेशन को कहीं झुठला ना दे, इसलिए यह इस लड़के को भी लेकर आए हैं जो उस वक्त वही था। आप चाहे तो इससे सब कुछ पूछ सकते हैं। वह लड़का रिया की बात में अपनी गर्दन हमें दिला देता है और कहता है कि यह सब मीरा ने ही किया है, और ऊपर से जब रिया अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी तब मीरा ने उसे धक्का दे दिया था और नीचे गिरने के कारण उसके हाथ में भी चोट लग गई थी। आखिरी लाइन उसने रिया के हाथ पर बंधी पट्टी की ओर इशारा कर कही थी। मीरा ने तो अब कहीं जाकर रिया के हाथ पर बंधी उस पट्टी को नोट किया था, पर उसे सच में याद नहीं आ रहा था कि उसने रिया को धक्का कब दिया था। उसे लड़के की बात सुन वाइस प्रिंसिपल उसे वहां से भेज देती है और उसके साथ समीर और टीना भी चले जाते हैं। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल मैम अपनी चेयर पर जाकर बैठती है और लैपटॉप में कुछ टाइप कर एक लेटर मीरा को थमा देती है। मीरा जो कब से शोक में खड़ी रिया के हाथ पर बंदी पट्टी को देख रही थी, वह होश में आती है और अपने हाथ में रखे लेटर को देखती है तो वह शॉक हो जाती है। यह उसका रिस्ट्रिक्शन लेटर था। यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे रिया और रॉकी पर पेंट गिराने और यहाँ तक रिया को मारने की कोशिश करने के कारण 1 महीने के लिए यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। मीरा के लिए यह सब बहुत कंफ्यूजिंग था। सब इतना जल्दी हुआ था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला, पर अपने यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही 1 महीने के लिए रेस्ट्रिकेट हो जाना, वो भी बिना किसी गलती के, यह मीरा को नागवारा था। इसलिए वह अपनी आखिरी कोशिश करते हुए हिम्मत करके वाइस प्रिंसिपल से पूछती है, मैम पेंट गिराने तक तो ठीक था, पर मैंने कोई रिया को मारने की कोशिश नहीं की है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैंने रिया को धक्का कब दिया। आप ऐसे ही उसकी बातों पर विश्वास करके मुझे रेस्ट्रिकेट नहीं कर सकती हैं।
वाइस प्रिंसिपल मैम मीरा की बात सुन उसे कुछ कहने वाली थी। तब तक अभी तक ऑफिस में शांत बैठी मिसेज मेहरा खड़ी होती है और मीरा के पास जाकर उससे गुस्से में कहती है, बस बहुत हुआ, आई हूं तब से देखे जा रही हूं तुम चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हो। तुम मिडिल क्लास लोग समझते क्या हो अपने आप को? एक तो तुमने मेरी रिया बेबी को धक्का दिया जिसकी वजह से उसके कलाई में चोट लग गई और इस वजह से उसकी जान भी जा सकती थी और ऊपर से अपनी गलती मानने के बजाय बहस कर रही हो। अरे शुक्र मनाओ मैं यह बात पुलिस तक नहीं ले गई, नहीं तो तुम अभी तक अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल में होती। वाइस प्रिंसिपल ने बताया था कि तुम अनाथ हो, माँ बाप नहीं है ना तुम्हारे, है ना? तभी मैनरलेस हो। सुना है तुम्हारे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, तुम जैसी औलाद पाकर ही मर गए होंगे। और तो और मैं तो चाहती हूँ तुम जैसी औलाद। वह उसे आगे कुछ कहती कि उन्हें ऑफिस के डोर खुलने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो वाइस प्रिंसिपल ऐसे किसी के बिना परमिशन के अपने ऑफिस में आने से गुस्सा थी और कुछ कहने वाली थी, पर जब वह नजर उठाकर सामने खड़े शख्स को देखती हैं तब उनके शब्द उनके गले में ही रह जाते हैं। मिसेज मेहरा, रिया और रॉकी भी सामने खड़े शख्स को देख हैरान थे। शायद उसके यहाँ होने की उम्मीद उनको बिल्कुल नहीं थी। मीरा जो कब से मिसेज मेहरा की बातें सुनते हुए अपना सर नीचे झुकाकर आंसू को छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स का टॉपिक उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव था। पर जब वह मिसेज मेहरा को बीच में रुकते हुए महसूस करती है और नजरें उठाकर सामने देखती है और सामने खड़े शिवाक्ष को देखकर उसकी आंखों में रुके हुए आंसू गालों पर बह जाते हैं। शिवाक्ष की नजरें मीरा पर ही थी और जब वो उसे ऐसे रोता हुआ देखता है तो गुस्से में अपनी हाथ की मुट्ठी बना लेता है। शिवाक्ष आगे बढ़ता उससे पहले ही उसके पीछे से अंश जल्दी से निकलकर बाहर आता है और मीरा को गले लगा लेता है और उसका सिर सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। एक तो शिवाक्ष का वहां होना और ऊपर से अंश का मीरा को गले लगाकर उसे शांत करवाने, यह सब देख वहां खड़े सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। वो लोग उनको देख इतना तो जान गए थे कि जरूर उनके सामने खड़ी लड़की का राजवंश खानदान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है और वो लड़की उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। नहीं तो द शिवाक्ष राजवंश खुद यहाँ पर कभी भी नहीं आता। अगर उसे कोई काम होता तो वो डीन को अपने पास बुलवा लेता। शिवाक्ष सबकी नज़रों को इग्नोर करते हुए बड़ी शान से वाइस प्रिंसिपल की चेयर पर आकर एक पैर पर दूसरा पैर रख बैठ जाता है और अंश को सामने रखें सोफे पर मीरा को बिठाने का इशारा करता है और अपनी घूरती हुई नज़रें मिसेज मेहरा पर डालता है, जिसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि एक बार सिर उठाकर सामने देख ले। शिवाक्ष के चेहरे के भाव इस वक्त बहुत शांत थे, पर उसकी काली गहरी आंखें उन सबको घुरकर देख रही थी। अंश जानता था कि यह तूफान आने से पहले की शांति है और ऊपर से शिवाक्ष और अंश ने मिसेज मेहरा की मीरा को कही जाने वाली कड़वी बातें भी सुन ली थी। डीन ऑफिस में शिवाक्ष शांति से अपने सामने खड़े हुए लोगों को देख रहा था, जिनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो नज़र उठाकर सामने देख सके। उनकी हालत देख शिवाक्ष के चेहरे पर स्mirk था। शिवाक्ष आगे अपनी शांत मगर गहरी आवाज में पूछता है, व्हाट्स द मैटर? वाइस प्रिंसिपल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह शिवाक्ष के सवाल का क्या जवाब दें। उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि मीरा कोई आम लड़की नहीं है जिसे वो डरा धमकाकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देंगे। ऊपर से उसका राजवंश खानदान के साथ कनेक्शन होना उन्हें और डरा रहा था। वाइस प्रिंसिपल जो कब से अपने सोच में गुम थे, उन्हें इस बार फिर शिवाक्ष की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, जो एक बार फिर वही सवाल दोहरा रहा था। इस बार उसकी आवाज सुन सोफे पर बैठी मीरा ने भी अंश के कंधे को कसकर पकड़ लिया। मिसेज मेहरा जो कब से शांत खड़ी थी, उन्हें डर था कि वाइस प्रिंसिपल डर के मारे शिवाक्ष को कई सब कुछ सच ना बता दे, इसलिए वह बीच में ही बोल पड़ती है, कुछ नहीं शिवाक्ष बेटा, बस ये मिडिल क्लास लड़की मेरी फूल सी बची और उसके दोस्तों को परेशान कर रही थी, इसलिए वाइस प्रिंसिपल इसे सबक सिखाने के लिए थोड़े दिनों के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर रही है, बस इतनी सी बात है। शिवाक्ष उनकी बात सुन अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए कहता है, फर्स्ट थिंग आई डोंट लाइक इट कि कोई बाहर वाला मुझे मेरे नाम से बुलाए, एंड सेकंड यू विल नॉट डिसाइड हु इज गिल्टी हियर।
शिवाक्ष की बात सुन मिसेज मेहरा को बहुत शर्मिंदगी होती है और साथ में गुस्सा भी आता है, पर वो शिवाक्ष के सामने कुछ नहीं कह सकती थी। इसके बाद शिवाक्ष मीरा की तरफ मुड़ता है, जो अब काफी हद तक शांत हो चुकी थी। वो यूं अपनी आवाज जितनी सॉफ्ट हो सकती थी उतनी सॉफ्ट करके पूछता, आर यू ओके? शिवाक्ष के किसी लड़की से बात करने और वो भी इतनी सॉफ्ट आवाज में, ये वहां खड़े सभी लोगों के लिए एक झटके से कम नहीं था, सिवाय अंश के जो कब से गुस्से में मिसेज मेहरा को घूर रहा था। मीरा शिवाक्ष के सवाल पर बस हाँ में सिर हिला देती है। शिवाक्ष आगे उससे अपनी उसी टोन में पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगी कि एक्जैक्टली हुआ क्या था? मीरा शिवाक्ष के सवाल करने पर एक रटू तोते की तरह उसे स्टार्टिंग से लेकर अब तक सब कुछ बता देती है, सिवाय मिसेज मेहरा की उन कड़वी बातें के जो उन्होंने कुछ देर पहले उससे कही थी। पर वो यह नहीं जानती थी कि शिवाक्ष यह सब कुछ पहले से ही जानता था, वो बस मीरा के मुंह से यह सब कुछ सुनना चाहता था। शिवाक्ष इसके बाद वाइस प्रिंसिपल की तरफ मुड़कर कहता है, मैटर इज सॉल्व्ड नाउ, यू कैन टेक अ एक्शन अगेंस्ट रियल कल्प्रिट। मिसेज मेहरा जो कब से शांत खड़ी थी, शिवाक्ष की बात सुन उससे रहा नहीं गया। वो जानती थी कि उसके सामने बैठा शख्स कौन है और कब क्या कर सकता है, पर वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। शायद अपनी इकलौती बेटी के प्यार ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि वो उस शख्स को ऑफेंड करने वाली थी जो चुटकियों में उनकी दुनिया उलट पलट कर सकता था। मिसेज मेहरा मीरा को गुस्से में देखते हुए कहती है, मिस्टर राजवंश, आई अपोलोजाइज, पर आप सिर्फ इस लड़की की बात सुनकर मेरी रिया को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह लड़की सच ही बोल रही हो, और वैसे भी इस लड़की के पास अपनी इनोसेंस प्रूफ करने का कोई सबूत भी नहीं है। इस लड़की ने मेरी रिया को मारने की भी कोशिश की है, और ऐसी लड़कियां। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उन्हें शिवाक्ष की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, शिवाक्ष, जस्ट शट अप, नो मोर वर्ड्स। मीरा शर्मा नाम है उसका, और एक बार और आपने उसे के यह वर्ड्स यूज किए तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे सामने कोई औरत खड़ी है। उसकी इतनी सख्त और गुस्से भरी आवाज सुनकर मीरा और अंश भी सहम गए थे, और वही रॉकी और रिया की बढ़ते वक्त के साथ हालत खराब होती जा रही थी। और रही सबूत की बात, तो वैसे तो मुझे किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं है किसी को अपनी ही कॉलेज से निकलने के लिए, पर शिवाक्ष राजवंश किसी को अपने ऊपर कोई सवाल उठने का मौका नहीं देता है। इतना कहकर वो अंश को कुछ इशारा करता है। इस पर अंश अपने साथ लाया हुआ लैपटॉप उसे पकड़ा देता है। लैपटॉप लेते ही शिवाक्ष उसमें कुछ टाइप कर लैपटॉप को उन चारों की तरफ घुमा देता है। उसे देखकर रिया और रॉकी की तो सांसें ही अटक जाती है, और भी वाइस प्रिंसिपल और मिसेज मेहरा का चेहरा डर के कारण पीला पड़ जाता है। उसमें रिया और उसके दोस्तों के मीरा को परेशान करने से लेकर मीरा के वाइस प्रिंसिपल ऑफिस में आने से पहले वाइस प्रिंसिपल और मिसेज मेहरा के हुई बातचीत सभी की फुटेज थी, जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि इन सबने गलती सिर्फ रिया और उसके दोस्तों की है। मीरा तो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद शिवाक्ष वाइस प्रिंसिपल की तरफ एक लीटर बढ़ा देता है, जो उनका टर्मिनेशन लेटर था। उन्हें यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की तरफ से कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद वो रॉकी और रिया की तरफ मुड़कर उन्हें बोलता है, Whatever your names is, you both are expelled from college, so no need to come. And about Mrs. What's your name? Yeah, Mrs. Mehra, your punishment is. छोड़ो, बाद में पता चल हो जाएगा। इतना कहने के बाद शिवाक्ष ने एक नज़र मीरा को देखा, फिर अंश को कुछ इशारा कर वहां से चला गया। उन लोगों ने उससे माफी मांगने की बहुत कोशिश करी, पर उन्हें पता था कि शिवाक्ष राजवंश अपना फैसला कभी भी नहीं बदलता है। और हद तो तब हो गई जब शिवाक्ष के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें सबके सामने बेइज्जत कर धक्का देकर कॉलेज से बाहर निकाला। मीरा और अंश भी ऑफिस से बाहर आ जाए थे। अब उन्हें एक ही बात का डर था कि शिवाक्ष उनको क्या पनिशमेंट देगा। भले ही शिवाक्ष ने सबके सामने उन्हें कुछ नहीं बोला था, पर उन्हें यकीन था कि घर पर जाकर उनकी क्लास जरूर लगने वाली है। मीरा अपने नाखून चबाते हुए अंश से कहती है, अंश, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे पता है ना वो कितनी बुरी पनिशमेंट्स देते हैं? अंश, हाँ पता है। जब हमने गलती की था तब उन्होंने पूरे पैलेस में हमसे सफाई करवाई थी मीरा, और वो हम 4 दिन बाद भी पूरी नहीं कर पाए थे। अंश उसे ऐसे टेंशन लेते हुए देख उसका मूड लाइट करने के लिए कहता है,
डोंट वरी मीरू, हम दोनों ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ही लेंगे। फिलहाल कैंटीन चलते हैं और मेरे पेट में नाच रहे चूहों को शांत कराते हैं। मीरा उसकी बात सुन जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, ओ डॉट नो अंश, इतनी भागदौड़ में तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था कि हमें खाना खाए हुए क्या टाइम हो गया है। जल्दी चलो अंश, नहीं तो सारे चूहे पेट में नाचते नाचते बाहर आ जाएंगे। यह बोल वो अंश का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए आगे ले जाने लगती है। उसकी इस हरकत पर अंश उसके सिर पर टपली मरते हुए कहता है, ओहो मीरू, तुम सच में कितनी बड़ी भुक्कड़ हो, खाने की बात आती नहीं और तुम सब कुछ भूल जाती हो। इस पर मीरा उसे कन्फ्यूजन में देखती है। वो फिर मीरा को दूसरी साइड ले जाते हुए कहता है, डफर, तुम्हारा पहला दिन है कॉलेज में, तुम्हें कैसे पता होगा कैंटीन कहाँ है? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मीरा उसकी बात सुन बस अपने दांत दिखा देती है। फिर अंश और मीरा कैंटीन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सबसे पहले उनके लिए कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो वो है इनका खाना। शाम का वक्त, राजवंश पैलेस। अंश और मीरा सबकी नज़रों से छुपकर अपने अपने कमरों में जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर शिवाक्ष ने गलती से भी उन्हें देख लिया तो वो उन्हें पनिशमेंट ज़रूर देगा। वह दोनों अपने कमरों में जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ ही थे कि पीछे से उन्हें घर के हेड सर्वेंट की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रहा था, अंश सर एंड मीरा मैम, शिवाक्ष सर के आर्डर है कि जब आप दोनों कॉलेज से आ जाए तब आप दोनों को सीधे उनकी की स्टडी में भेज दिया जाए। सो प्लीज़। हेड सर्वेंट की बात सुन वो दोनों रोने सा चेहरे बना लेते हैं और उन्हें इस वक्त उस सर्वेंट पर गुस्सा भी आ रहा था जिसने उन दोनों के चोरी चुपके रूम में जाने वाले प्लान को चकनाचूर कर दिया था। उन्होंने सोचा था कि जब तक राजेश जी और रंजीत जी घर पर आएंगे तब तक वह दोनों अपने रूम में ही रहेंगे और डिनर के टाइम सबको ज्वाइन कर लेंगे। उस वक्त शिवाक्ष उन्हें कोई पनिशमेंट भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो दोनों उन्हें अपनी प्यारी और चालाकी भरी बातों से झांसे में ले लेंगे और अपनी बातों से उन दोनों को मना भी लेंगे। ऐसा नहीं था कि शिवाक्ष उन दोनों से डरता था, लेकिन वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था और उनकी कोई भी बात नहीं टाल सकता था। पर उनका ये प्लान फ्लॉप हो चुका था और उन्हें पता था कि अब बचने का कोई रास्ता भी नहीं है, इसलिए वो चुपचाप शिवाक्ष की स्टडी की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिवाक्ष के स्टडी का गेट नॉक होता है। शिवाक्ष जो कब से अपने लैपटॉप में काम करने में बिजी था, वो कम इन बोलकर फिर से अपने काम में लग जाता है। शिवाक्ष की परमिशन पाकर अंश और मीरा अंदर चले जाते हैं। जब मीरा नजरें उठाकर सामने देखती है तो एक पल के लिए वो उसमें खो सी जाती है। शिवाक्ष इस वक्त अपनी चेयर पर बैठा हुआ इत्मीनान से लैपटॉप में फुल कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहा था। इस वक्त वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी वो पतली लंबी उंगलियां जो लैपटॉप पर टाइप करते हुए बड़ी तेजी से थिरक रही थी, उन्हें देखकर मीरा को अपनी दिल की धड़कनें तेज होती हुई महसूस हो रही थी, जो उसे एक अलग सा एहसास दे रही थी और उसे नहीं पता था यह क्या है, पर जो भी था वह बहुत ही प्यारा और सुकून भरा था और वो बस उस एहसास को जीना चाहती थी। पर फिर कुछ सोचकर वो अपनी नज़रें नीची कर लेती है और नीचे फ्लोर को घूरने लग जाती है। उन्हें रूम में आए हुए लगभग 15 मिनट से भी ज्यादा हो चुके थे, पर अभी तक शिवाक्ष ने अपना सिर उठाकर सामने नहीं देखा था और ना उन दोनों में इतनी हिम्मत थी कि वो सामने बैठे शख्स को काम करते वक्त डिस्टर्ब कर सके। कुछ वक्त और गुजर जाने के बाद जब शिवाक्ष अपना काम खत्म कर सामने देखता है तो उसे याद आता है कि उसने इन दो नमूनों को यहाँ किस लिए बुलाया है। पर वो इस बात से बिल्कुल सरप्राइज्ड नहीं था कि उन लोगों ने उसे अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं करवाया था। आखिरकार उसका डर ही इतना था। And he like it when people are afraid of him। वह उन्हें नीचे से लेकर ऊपर तक देखता है, जो किसी छोटे बच्चों की तरह अपना सर नीचे गड़ाए हुए और हाथ पीछे बांधे अपनी की गई गलती के लिए मिलने वाली पनिशमेंट का इंतजार कर रहे थे। शिवाक्ष अपन गला साफ करते हुए उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वह उसकी तरफ देखते जरूर है, पर उन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आंखों में आंखें डाल उसे देख सके, क्योंकि शिवाक्ष राजवंश को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करे। You both know very well that why are you here? शिवाक्ष का सवाल सुन वो दोनों एक साथ अपनी गर्दन हाँ में दिला देते हैं। Good then, start with your punishment now। शिवाक्ष जानता था कि इस बार सही मायनों में उनकी कोई गलती नहीं है और वह उन दोनों को पनिशमेंट यूनिवर्सिटी में हुए मैटर के लिए नहीं दे रहा था।
वो उन्हें पनिशमेंट दे रहा था क्योंकि उन दोनों को पता होने के बावजूद भी कि उनके सारे एकेडमिक अफेयर्स शिवाक्ष खुद हैंडल करता है, फिर भी आज यूनिवर्सिटी में हुए ब्लंडर के बारे में उन्होंने शिवाक्ष को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। अगर उसे उसके सीक्रेट्स, बॉडीगार्ड्स और अपने कॉलेज सोर्सेज से इसके बारे में पता नहीं चलता तो शायद मीरा आज रेस्ट्रिकेट हो चुकी होती। हाँ, उसे पता था कि पता चलने के बाद वो चंद पलों में ही उस रेस्ट्रिकेट लेटर को खारिज करवा देता, पर भले ही थोड़े टाइम के लिए ही सही, पर जो प्रॉब्लम मीरा को होती वो उसे बिल्कुल नहीं होने देना चाहता था। इसलिए आगे से ऐसा कुछ ना हो, वह एंश्योर करने के लिए उन्हें पनिशमेंट दे रहा था। आगे शिवांश अंश की तरफ मुड़कर कहता है, तुम आज डिनर से पहले गैराज में पड़ी चाचू की सारी कार्स अपने हाथों से साफ करोगे। अंश को अपने भाई से इतनी इजी पनिशमेंट की उम्मीद नहीं थी। उसके हिसाब से राजेश जी के पास खुद की 4-5 कार्स होगी जिसे वो और मीरा मिलकर डिनर से पहले ही साफ कर देंगे, पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि शिवाक्ष ने सिर्फ उसको को ही यह पनिशमेंट दी थी। ओक भाई, वी विल डू इट। इतना कहकर वो मीरा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी उसे पीछे से शिवाक्ष की आवाज आती है, ओनली यू अंश, नॉट हर। यह सुन मीरा और अंश पीछे मुड़ शिवाक्ष को अपनी सवाल भरी नजरों से देखने लगते हैं। अंश को समझ में नहीं आ रहा था कि पनिशमेंट सिर्फ उसे ही क्यों मिल रही है। शिवांश उन्हें अपनी तरफ इस तरह देखता पाकर उनका डाउट क्लियर करते हुए कहता है, आई हैव अदर पनिशमेंट फॉर हर, यू मे गो। अंश उसकी बात सुन झट से मीरा का हाथ छोड़ भाग जाता है। मीरा बस ठगी हुई नजरों से कभी अपने हाथ को देखती तो कभी अंश जिस ओर गया था उस रास्ते को। वो बेचारा सा चेहरा बनाते हुए धीरे से बड़बड़ाती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंश कि तुम मुसीबत के वक्त अपनी मासूम सी दोस्त को शेर की गुफा में ऐसे अकेला छोड़कर चले जाओगे। हो खैर, अब कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए वो चुपचाप फिर से अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी हो जाती है। इस वक्त स्टडी में वो दोनों अकेले थे। मीरा थोड़ी देर तक उसके कुछ बोलने का इंतजार करती है, पर जब लगभग 10 मिनट गुजर जाने के बाद भी शिवाक्ष कुछ नहीं बोलता तब उसे लगता है शायद वो फिर से अपने काम में लग गया होगा। पर जब मीरा नजरें उठाकर सामने देखती है तो पाती है कि शिवाक्ष चेयर पर लीन होकर उसे ही देख रहा था। उसे ये बहुत ही अजीब लगता है और वो जल्दी से अपनी नजरें नीची कर लेती है, पर बढ़ते वक्त के साथ उसकी टेंशन बढ़ती ही जा रही थी और वो अब भी शिवाक्ष की नजरों की तपिश महसूस कर सकती थी। वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी, इसलिए वो आखिरकार हिम्मत करती है और बोलती है, शीशी शिव में मेरा मतलब shiva.shivaksh.ims sorry.next.time.l.i won't ca.use any tr.ubl.f.for you। इतना कहकर वो अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ने लग जाती है। शिवाक्ष बस उसकी बात पर हम कहता है और खड़ा हो उसकी तरफ बढ़ जाता है और ठीक उसके समाने खड़ा हो गहरी आवाज में कहता है, नाउ पनिशमेंट टाइम। इतना कहकर वो एक बुक मीरा को पकड़ा देता है। मीरा उस बुक को असमझ में देख रही थी। वो पहले ही उसके अपने इतना करीब होने पर सही से सांस नहीं ले पा रही थी, ऊपर से उसकी इतनी गहरी आवाज ऑफ। शिवाक्ष वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और मीरा से कहता है, टिल द डिनर टाइम तुम्हें स्टडी की सारी बुक्स, फाइल्स और सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सीक्वेंस अकॉर्डिंगली रीअरेंज करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मीरा उसकी बात सुन आंखें बड़ी करते हुए अपनी नज़र घुमाकर एक बार उस बड़े आलिशान स्टडी रूम को देखती है जिसे साफ करने में शायद कई सर्वेंट्स को घंटों का टाइम लगता होगा, और उसे तो उस पूरे रूम को रीअरेंज भी करना था, इसमें तो शायद उसे 3-4 दिन लग जाए। वो एक बार उम्मीद भरी नजरों से शिवाक्ष को देखती है को शायद वो उस पर थोड़ा रहम कर ले, पर शिवाक्ष उस पर बिना कोई ध्यान दिए अपने काम में लग जाता है। मीरा को पता था कि किसी भी हालत में उसे यह करना ही था, इसलिए वो बिना कोई देरी किए जल्दी से अपने काम में लग जाती है। शिवाक्ष उसे एक नज़र देखता है और वापस अपने काम में लग जाता है। 2 घंटे बाद अंश अब तक अपना काम खत्म करके अपने रूम में जा चुका था, क्योंकि उसके गैराज में पहुंचने से पहले ही वहां के वर्कर्स राजेश जी की 2 कार्स साफ कर चुके थे और एक वो खुद ऑफिस लेकर गए थे। बाकी बची 2 कार्स जिसे साफ करने ने उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा और वो जल्दी से वापस आ गया। पर मीरा अभी तक शिवाक्ष के स्टडी रूम में ही थी
और अपनी पनिशमेंट जी जान लगाकर पूरी करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद स्टडी रूम का गेट नॉक होता है और सर्वेंट शिवांश की परमिशन ले अंदर आता है। आगे वो अपना सिर झुकाकर कहता है, सर, बड़ी मैम ने सबको डिनर के लिए बुलाया है। शिवांश उसे अपने पानी कप और उसे जाने का इशारा कर देता है। सर्वेंट के जाने के बाद शिवांश अपना लैपटॉप बंद कर अपनी नज़र स्टडी रूम में फिरता है, पर मीरा उसे वहां दिखाई नहीं देती। यह सोचकर कि शायद वह बुक सेल्फ अरेंज कर रही होगी, वह उस तरफ बढ़ जाता है। जब वो बुक सेल्फ की दूसरी साइड आता है तब उसे मीरा वहां रखे काउच पर सोती हुई मिलती है। वो दुनिया जहां की फिक्र छोड़े काउच पर आड़ी टेढ़ी सो रही थी। उसके एक हाथ में बुक थी और दूसरे हाथ में एक कपड़ा था। शायद वो काम करते करते ही सो गई थी। शिवांश अलमीरा पर टेक लगाए हुए उसे निहार रहा था। वो इस वक्त किसी मासूम बच्चे की तरह सो रही थी जो दिन भर की थकान के बाद आराम से अपने मीठे सपनों की दुनिया में खो गया हो। शिवांश को मीरा इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। लगभग 10 मिनट तक उसे मन भर निहार लेने के बाद शिवांश उसकी तरफ बढ़ जाया है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पर अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे जगाए कैसे। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि मीरा की नींद किसी कुंभकर्ण से कम नहीं है। वो कभी भी, कहीं भी और किसी भी वक्त सो सकती है। पर फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपनी जगह से 2 कदम पीछे होता है और अपने दोनों कान पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाता है, कॉकरोच। और जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसके चिल्लाने के जस्ट बाद उस रूम में मीरा की तेज चीख गूंज उठी। पर उसके बाद जो हुआ उसे उसकी बिल्कुल उम्मीद भी थी, क्योंकि डर के मारे मीरा ने शिवांश को कसकर गले लगा लिया था। उसने शिवांश को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि वो अपने पैरों से ऊपर उठ गई थी और एक तरह से शिवांश के ऊपर अपना सारा भार छोड़ उस पर लटक रही थी। इस वक्त उन दोनों के बीच हवा तक के गुजरने की जगह नहीं थी। मीरा बस कॉकरोच, कॉकरोच बचाओ, बचाओ कहते हुए चिल्ला रही थी। शिवांश बस अपनी जगह बुद्ध बनकर खड़ा था और उसके हाथ हवा में ही रह गए थे। उसके चेहरे से यह पता लगा पाना मुश्किल था कि वो अभी क्या महसूस कर रहा है। पर जब वो मीरा को इतना डरते हुए देखता है तो उसे अपने आप पर ही गुस्सा आता है कि क्यों उसने उसे ऐसे उठाया। उसे अच्छे से पता था भले ही मीरा कितनी भी बड़ी क्यों न हो गई हो, वो अभी भी कॉकरोच से बहुत ज्यादा डरती थी। शिवांश अपना एक हाथ उसके सिर और दूसरा पीठ पर रख उसे शांत करवाने के लिए उसका सिर सहलाने लगता है और कहता है, sh.calm down Meeru.see there is nothing। शिवांश की आवाज सुन मीरा होश में आती है और जब उसे रियलाइज होता है कि वो अभी क्या कर रही है तो एक झटके से शिवांश से दूर खड़ी हो इधर उधर देखने लग जाती है। मीरा का शिवांश से इस तरह दूर हो जाना शायद कहीं ना कहीं शिवांश को अच्छा नहीं लगा था। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बनकर एक बार मीरा को देखता है जो नजरें चुराते हुए इधर उधर देख रही थी। वो उसे डिनर का बोल वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। मीरा जो कब से अपनी सांसें रोके खड़ी थी शिवांश के जाने के बाद एक गहरी सांस लेती है और अपने सिर पर चपत लगाते हुए नीचे की तरफ बढ़ जाती है। मीरा चलते हुए आगे अपने मन में बड़बड़ते हुए कहती है, क्या जरूरत थी मीरा वैसे उनके गले पड़ने की। वो तो अच्छा हुआ जो उन्होंने चुपचाप तुझे जाने दिया, वरेना तेरा धरती पर आज आखिरी दिन होता। फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। इस वक्त वो शिवांश की कही हुई बात वापस याद करती है, sh.calm down Meeru.see there is nothing। मीरा धीरे से बुदबुदाती है, मीरू। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शिवांश ने उसे मीरू कहकर पुकारा था। इतने सालों बाद उसने उसे गले लगाया था। हाँ, यही तो कहता था बचपन में वो उसे मीरू। और यहाँ तक उसने ही तो उसे ये नाम दिया था। उसे याद है कि कैसे वो किसी को भी उसके अलावा उसे मीरू नहीं बोलते देता था। छोटा सा शिवांश उसके लिए लड़ते हुए उसे बहुत ही क्यूट लगता था। पर अब लगभग एक अरसे के बाद मीरा ने उसके मुंह से अपना नाम सुना था। कितने वक्त बाद वो उसके गले लगी थी, उसके इतना पास थी। यह सोचकर उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। वो मुस्कुराते मुस्कुराते अपने बचपन के उन लम्हों को याद कर रही थी जब वो और शिवांश भी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। साथ में खेलना,
स्कूल जाना, लड़ना झगड़ना, हमेशा एक दूसरे का साथ देना और सबसे ज्यादा जरूरी उन छोटे बच्चों की वो बेमिसाल दोस्ती जो उसके लिए बहुत खास थी। पर वक्त ने ऐसी करवट ली कि उन नन्हे दोस्तों का साथ छूटा ही नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती में दरार भी आ गई।